हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन लगाया है उसका पालन करें। और आज हम आपको बायोलॉजी की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी है क्या और कहाँ से आया। तो बायोलॉजी एक साइंस यानी विज्ञान का एक हिस्सा है। साइंस 3 हिस्सों में बटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक भौतिक, एक रसायन और एक जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जीव विज्ञान बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, बायोस लोगोस। बायोस यानी लाइफ मतलब जीवन, लोगोस यानी स्टडी यानी अध्ययन। तो जीवन का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को हम कहते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटा गया है। जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। बच्चों, सबसे पहले हमको एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि बायोलॉजी का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया। तो मैंने लिखा है नीचे, आप नोट कर सकते हो कि इसका नामकरण सर्वप्रथम लेमार्क एवं टर्मेनिस ने किया था सन 1801 से 1802 में। क्योंकि कभी कभार हमें भ्रम हो जाता है कि बायोलॉजी के पिता कौन है और इसका सर्वप्रथम नामकरण किसने किया। तो नाम देने वाले अलग हैं और इनके पिता अलग हैं। अब इन तीनों चीजों को कौन कौन लेके आया, मैं इनका नामकरण करता हूँ। तो बायोलॉजी के पिता जो है बेटा, वो है अपने अरस्तु। और जूलॉजी के पिता भी अपने हैं अरस्तु। और बॉटनी के हैं अपने थियोफ्रिस्टस। बायोलॉजी अरस्तु है, जूलॉजी अरस्तु है और बॉटनी के थियोफ्रिस्टस है। अब ये तो सब बेसिक जानकारी है, लेकिन हम 12वीं कक्षा की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से, एक एक अध्याय से सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। ये आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हो बाद में। मैं अब इसको साफ करके और 12th वाली बायोलॉजी आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सभी बच्चे बायोलॉजी का स्क्रीनशॉट लेकर साथ ही साथ नोट बनाते चले। जो मैं लिखता चलूँ उसको लिखते चले और साथ साथ समझें। नोट्सों की फाइल में PDF में सेंड कर दूंगा सभी के लिए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आएगी अपनी इकाई फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। अब इसमें 5 अध्याय हैं। इस इकाई में आपकी पूरी बायोलॉजी में 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में अलग अलग अध्याय है। तो पहली इकाई है आपकी जनन, जिसको 5 भागों में बांटा है। और पहला है अपना, सबसे पहला अध्याय अपन पढ़ते हैं। जीवों में जनन यानी ऑर्गेनाइज्ड इन ह्यूमन। तो जीवों में जनन, सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार जनन होता क्या है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि जनन आखिर क्या होता है। तो जनन का मतलब होता है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में बताता हूं मैं आपको। अपने समान अपने समान संतान पैदा करना ही जनन कहलाता है। जनन क्या होता है बच्चों? अपने समान यानी एक पेड़ हो, अगर वो पेड़ अपने ही समान एक पेड़ उत्पन्न कर दे तो वो हो जाएगा, उस क्रिया को कह देंगे हम रिप्रोडक्शन यानी जनन। तो अब इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहले
लाइफ स्पैन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या होती है मेरे बच्चों? जीवन अवधि अपने जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखना कि उसकी मृत्यु नहीं, प्राकृतिक मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कोई निश्चित नहीं होती, मृत्यु प्राकृतिक होती है। जन्म के बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपको समझाता हूं। जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय लाइफ स्पैन कहलाता है। इस जीवन अवधि से ही पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलो एक पेड़ है, एक आम का पेड़ है, मैंने एक पेड़ ले लिया कि ये एक आम का पेड़ है और इसकी जीवन अवधि मान के चलो 25 ईयर्स है। मान के चलो ये जितने भी है मान लो कि 25 ईयर्स है। अब 25 ईयर्स यानी 25 साल बाद ये पेड़ नष्ट हो जाएगा और इसे अपनी संतति बनाए रखने के लिए एक नया पौधा नए पौधे को जन्म देना पड़ेगा या उत्पन्न करना पड़ेगा। तो इसके द्वारा नया पौधा बनाया जाता है, उसकी क्रिया को हम कहते हैं जनन। क्योंकि अगर अपन को इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी प्रोडक्शन की? क्योंकि अगर ये 25 साल तक कोई पौधा यदि नहीं बनाए, यदि कोई पौधा नहीं बनाता है तो आम की प्रकृति आगे के लिए नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए प्रत्येक जीव अपनी संतति को बनाए रखने के लिए नए जीवों को पैदा करता है और नए जीवों को पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। मैंने लिखा भी है ऊपर कि रिप्रोडक्शन अपने समान संतान पैदा करना ही जनन कहलाता है। समझ में आया? लाइफ स्पैन क्या होता है? जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय ही लाइफ स्पैन कहलाता है। अब ये वाला आपके बोर्ड क्लास में कभी कभार आ जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन कि लाइफ स्पैन या हिंदी में आ जाए जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो अपन आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। समझ में आया कि आखिरकार हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? अब हम लेते हैं इस रिप्रोडक्शन को। आखिरकार रिप्रोडक्शन क्या है, कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चले इसका, ताकि नोट्स बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। अपन सबसे पहले लेते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन। जनन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सभी लोग अच्छे से समझेंगे। जो समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। रिप्रोडक्शन को 2 भागों में बांटा गया है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं अपन अलैंगिक जनन। आपके चैप्टर फर्स्ट में अलैंगिक जनन का मतलब अच्छे से वर्णन किया गया है, लेकिन अभी मैं दोनों चीजों को बता रहा हूं, आप अच्छे से समझेंगे। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में
अंतर क्या है? सीधी सी बात नाम से क्लियर हो रहा है कि लैंगिक यानी कि इसमें लिंगों की आवश्यकता है, और इसमें लिखा है अलैंगिक यानी कि इसमें लिंगों की आवश्यकता नहीं है। तो अपन इसको पढ़ते हैं और क्या सबसे पहले देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, ये आप लोग लिख सकते हो चाहो तो। इसमें तो विपरीत जनक होते हैं, जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया नर और दूसरी ओर होगा क्या? मादा। पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाता हूँ आपको अच्छे से। नर और मादा दोनों का संलयन कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है, आगे जाकर पढ़ेंगे, पर अच्छे से संलयन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और क्वेश्चन भी है फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं, 4 नंबर का आता है आपके बोर्ड क्लास में। तो नर और मादा का जैसे दोनों का संलयन कराया जाता है, तो नर से बनता है नर युग्मक और मादा से बनता है बच्चों मादा युग्मक। युग्मक क्या होते हैं? हम लोग और आप जानते हैं कि एक्स और वाई ये गुणसूत्र पाए जाते हैं नर में, और एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं मादा में। और युग्म तो हम जानते हैं कि जोड़े से युग्म कहते हैं, यानी कि क्रोमोसोम होते हैं, ये गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। तो नर युग्मक यानी यहाँ बना एक्स वाई, और मादा युग्मक यानी यहाँ बना एक्स एक्स। एक बात और ध्यान रखेंगे कि अपने पास 40 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र नर के पास और 23 जोड़े गुणसूत्र मादा के पास होते हैं। अपन नर युग्मक से अब जाकर बनेगा बेटा, नर युग्मक से बनता है आपका शुक्राणु, और मादा युग्मक से बनेगा अंडाणु। और जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचन करते हैं तो दोनों से एक नई संतति उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं युग्मनज। यानी दोनों युग्मकों से मिलकर बनाया गया होता है युग्मनज, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, जाइगोट। और युग्मनज आगे जाकर जन्म देता है शिशु को। यानी कि हमें पता चला कि नर और मादा, नर का नर युग्मक बनता है, मादा का मादा युग्मक बनता है, और नर युग्मक का होता है शुक्राणु और मादा युग्मक का होता है अंडाणु। और शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचन करके आपस में दोनों मिलकर बनाते हैं युग्मनज, और जिससे तैयार होता है एक नया शिशु, यानी कि इनकी संतति आगे बढ़ती है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, यही से मैं आपका डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ, कभी कभार क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। एक चीज और मैंने देखा यहाँ से कि 40 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 और 23, इसी प्रकार यहाँ भी होते हैं। तो यहाँ से 23 इसमें आ जाते हैं और यहाँ से भी 23 इसमें आ जाते हैं। अब 23 और 23 दोनों साइड से यहाँ आ गए, पहले इन पे 40 थे दोनों पे, अब इस पे भी 40 हो गए, तो दोनों पे क्या है, अब आगे जाकर ये भी नई संपत्ति बना सकता है। और एक चीज और कि संपत्ति, पहली बात तो हम ध्यान रखेंगे अपन दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। एक मोस्ट पॉइंट है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि हमेशा संतान हूबहू अपने माता पिता के समान नहीं हो सकती, अपने जन्म के समान उसकी संतान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका एक कारण है, जैसे मैं इधर में स्लाइड में लेता हूं, क्योंकि यहाँ नर का डीएनए बेटा अलग होता है
और इसका डीएनए अलग होता है मादा का। अब इन पहली बात एक मतलब बात विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारी संरचना यानी शरीर की संरचना बनाने के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं और जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में। और इसका डीएनए अलग और इसका डीएनए अलग। तो क्या होता है बेटा कि इसका डीएनए तो कहता है कि उत्पन्न होने वाली संतान मेरी जैसी होनी चाहिए, इसका डीएनए कहता है मेरी जैसी होनी चाहिए। तो क्या होता है, कुछ इसके क्रोमोसोम और कुछ इसके क्रोमोसोम, यानी कि दोनों क्रोमोसोम आकर एक नई संतति बनाते हैं, एक नया विशेष प्रकार का बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक रेड है और एक व्हाइट है, रंग है, एक लाल है, एक सफेद है। अगर इन दोनों का संलयन मैं कराता हूं, अगर इन दोनों को मिलाता हूं तो उत्पन्न होने वाला रंग जो बनेगा वो पिंक बनेगा, यानी कि गुलाबी जैसा। कारण क्या था? वही ये सिस्टम है, यहां नर यहां मादा, इसके डीएनए अलग यानी इसका सब कुछ अलग, इसके डीएनए अलग। गए एक नए विशेष प्रकार का व्यक्ति बना यानी प्राणी बना। अब ऐसे ही है, यहाँ पर लाल रंग है या यहाँ पर सफेद। क्या हुआ कि लाल रंग ने कहा कि बनने वाला रंग मेरे जैसा होना चाहिए और सफेद ने कहा नहीं, इसमें बराबर की हिस्सेदारी हमारी भी है, इससे बनने वाला रंग हमारे जैसा होना चाहिए। तो ना ये लाल बना ना ही सफेद, एक विशेष प्रकार का रंग बना जो कि बना गुलाबी। इसी प्रकार ये होता है, इसलिए हम क्लियर है कि संतान मोस्ट फंडामेंटल एक ये वाला, और इस ध्यान रखें कि संतान अपने माता पिता के समान नहीं होती है। अगर आपको वीडियो में अच्छा सही नहीं दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा सब कुछ। और एक और बात आपको मैं यहीं से क्लियर करा देता हूं कि माना कि यहां से x आया और यहां से, तो x आएगा ही आएगा। अगर यहां से x आता है तो x से उत्पन्न जो संतान होती है वो होती है आपकी लड़की, और यहां से y आया, यहां से तो अपने पास x आएगा ही आएगा, और x और y से जो प्राप्त होता है वो होता है बच्चों लड़का। इसको स्टार से समझते रहना क्योंकि काटा पीटी ज्यादा हो जाएगी, आपकी समझ में नहीं आएगी बाद में। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब? लैंगिक जन्म में सब कुछ इतना ही होता है। और एक और पॉइंट आता है, ओटी में पूछा जाता है कि लैंगिक जन्म में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री या अर्धसूत्री। तो यहाँ से क्लियर है कि कितने गुणसूत्र विभाजित हुए हैं, 40 में से आधे, और यहाँ भी हुए आधे, यानी इसमें होगा समसूत्री, इसमें होता है इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन और इसमें होता है समसूत्री विभाजन। अभी कैसे होता है मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस इतना ही है, आपके में आगे जाके चैप्टर है, बिल्कुल थर्ड चैप्टर आपका आएगा, उसमें आपको अच्छे से पढ़ाएंगे पूरा सब सिस्टम। अभी फर्स्ट चैप्टर में आपका इसका वर्णन किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी सिंपल है, बस अपन को थोड़ी सी चीज याद रखनी है। अलैंगिक जनन में इसको अच्छे से टाइपों में बांटा गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। मैं आपको आराम से बताऊंगा, लेकिन अब ये समझो ये क्या होता है। इसके बिल्कुल विपरीत क्या है, हमने कहा इसमें विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, तो इसमें अपन नोट कर लेंगे कि इसमें केवल एक जनक भाग लेता है,
यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि इंसानों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंसान तो विपरीत लिंगों से मिलकर बना होता है, इसलिए इंसानों में पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है पेड़ पौधों में। यानी इनमें कभी भी विपरीत जनक की आवश्यकता नहीं होती। आपने कभी सुना है कि आम का पेड़ बनाने के लिए आम और आमी को आना पड़ता है? ऐसा नहीं होता। इसमें केवल एक ही पौधा नई संतान बना लेता है और इसमें पहली बात तो यह है कि इसमें उत्पन्न संतान हूबहू बिल्कुल अपने जनक के समान होती है। जैसे मान के चलो कि ये एक आम है और इससे इसका बीज हुआ सीड, इससे अब बीज सीड हमने जमीन में लगाया, एक नया पौधा अंकुरित करेगा और इससे जो प्राप्त होगा वो आम ही होगा, ना कि अंगूर। इसलिए इसमें संतान, यानी मैं यहां लिख देता हूं कि उत्पन्न संतान हमेशा अपने जनक के समान होती है। और एक जैसी होती है, एक ही जैसी संतान होती है, जैसे उसके जनक होते हैं वैसी ही उसकी संतान होती है। इसलिए इसे वेरी मोस्ट, इसलिए इसे क्लोन, इसलिए इसे क्लोन भी कहते हैं। ये आपके में पिछली बार शायद पूछा गया था, क्लोन किसे कहते हैं, 2 नंबर में। तो अपन याद रखेंगे इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, क्योंकि इसमें आम अकेला था। जैसे मान के चलो इसमें कोई एक ऐसा जीव है, इससे अगर 2 संतान बनेंगे तो वो भी ऐसी ही होंगी। यानी उत्पन्न संतान हूबहू अपने जनक के समान होती है। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसमें अलग अलग प्रकार की क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका डीएनए अलग अलग नहीं आता। इनका डीएनए केवल एक ही संतान, एक ही जनक से आया है, तो उत्पन्न संतान एक जैसी होगी। मैंने अभी आपको वहां बताया था कि रेड और व्हाइट रंग को मिलाते हैं तो पिंक बनता है, और जैसे अब रेड का रेड लेते तो लाल नहीं होता। इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे दोनों चीजों का, ये सब पूछा जाता है। और एक और कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए, जो डीएनए इसमें था वही यहाँ पर चला गया, आधा आधा इधर उधर से नहीं आता। इसलिए इसमें अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बाद आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप आएंगे, वो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उन उदाहरणों में से आपकी उत्तरियां आंसर आती हैं और कभी कभार क्वेश्चन भी बन के आ जाता है। अभी आपको याद करने लायक कोई ऐसी चीज नहीं थी, आप इसको बेसिकली है, आप इसको पढ़ेंगे और आपको जितना भी मैंने समझाया उसमें अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे। और इसके बाद मिलते हैं अगले पार्ट में।